नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार का तीसरा साल शुरू हो गया है। अभी 2 वर्ष की उपलब्धियों का जो प्रचार हुआ, उससे आगे की प्राथमिकताओं के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस विकास और उसके प्रचार पर रहना है। सरकार और संगठन के री इन्वेंट होने या कायाकल्प की कवायद को लेकर फिलहाल अनिश्चितता है। मोटे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट लगते हैं, तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पार्टी की सेहत से। भाजपा में फील गुड है और सरकार में उपलब्धियों का संतोष। इसलिए तीसरे साल को लेकर कोर्स करेक्शन या संशोधन जैसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने जनसभाओं से विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर फोकस बनाया है। उधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का ध्यान आगे के चुनावों पर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कमर कसी जा रही है। इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का भी चुनावी अर्थ है। इस वर्ष नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सक्रियता और बढ़ेगी। विरोधियों को पस्त रखने और उठने नहीं देने की रणनीति और धारदार बनेगी। पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए अभी जैसी गोलबंदी की, उसने सभी राजनीतिक पंडितों को हैरान किया है। एक एक सीट पर कांग्रेस को चुनौती दी गई। ऐसी सीटों पर भी भाजपा ने उम्मीदवार खड़े किए जहां संख्या नहीं है, मगर कांग्रेस को हैरान करने के लिए उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस को हर तरह से घेरा जा रहा है। मतलब मोदी सरकार व भाजपा का तीसरा वर्ष अधिक आत्मविश्वास से शुरू है। आज नरेंद्र मोदी अमित शाह के तीसरे वर्ष के रोड मैप पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जातीय संतुलन बनाने की चिंता है। पार्टी प्रमुख अमित शाह सवर्ण, पिछड़े और दलित तीनों का संतुलन चाहते हैं, तो साथ ही सवर्णों में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों का भी संतुलन चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए ब्राह्मण नेता शिव प्रताप शुक्ल को टिकट मिली है, तो बिहार से ठाकुर नेता गोपाल नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। गोपाल नारायण सिंह यूपी की सीमा से लगते हुए इलाके से आते हैं और उनके जरिए भाजपा ने यूपी के ठाकुर वोटों को एक मैसेज दिया है। पार्टी ने पहले दिनेश शर्मा को राज्यसभा भेजने का इरादा बनाया था, लेकिन वे अपने को मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। असल में प्रदेश के ब्राह्मण नेता मान रहे हैं कि 13% ब्राह्मण आबादी को देखते हुए भाजपा को चाहिए कि वो किसी ब्राह्मण नेता को सीएम का दावेदार पेश करे, लेकिन ऐसा करने में ठाकुर वोट खिसककर सपा की ओर जाने का खतरा है। इसलिए किसी ठाकुर नेता को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भाजपा ने पहले ही गैर यादव पिछड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना दिया है और ब्राह्मण नेता शिव प्रताप शुक्ल को राज्यसभा में भेजा है। प्रदेश के दलित चेहरे के तौर पर उभरे रामशंकर कठेरिया और जाट नेता संजीव बालियान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रमोशन मिल सकती है। इसी तरह भाजपा को जाट, गैर यादव, पिछड़ी जातियों, सवर्ण और दलित के बीच संतुलन बनाना है। नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह के संगठन में फेरबदल का फैसला टलता जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 12 और 13 जून को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज उड़ीसा में पार्टी की बहुप्रचारित रैली के लिए गए थे और 4 जून को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। 9 तारीख को उनके लौटने के बाद और 12 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले फेरबदल की संभावना नहीं दिख रही है। तभी कहा जा रहा है कि 13 जून के बाद वाले हफ्ते में और 21 जून से पहले सरकार में फेरबदल हो सकती है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि 2 दिन की कार्यकारिणी बैठक में उत्तर प्रदेश के बारे में फीडबैक ली जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार सरकार और संगठन में फेरबदल उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर किया जाना है। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि सरकार में फेरबदल राजनीतिक मकसद वाली होगी। इलाहाबाद की कार्यकारिणी बैठक में सरकार और संगठन दोनों के बारे में विचार होगा। अमित शाह ने 1 साल पहले ही अपनी टीम बनाई है, इसलिए उसमें ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अगर संगठन से किसी नेता को सरकार में लिया जाता है, तभी किसी नए नेता को एंट्री मिलेगी, नहीं तो अमित शाह की टीम वही रहेगी जो अभी है। सरकार में जरूर कुछ बदलाव होगा। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजित सिंह की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद कोई पार्टी नहीं बची है जिससे उन्होंने राज्यसभा की सीट नहीं मांगी है। उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, इसलिए वे चाहते हैं कि कांग्रेस उनको राज्यसभा में भेजे, लेकिन कांग्रेस ने घास नहीं डाली। इसके बाद उन्होंने पिछले दिनों जदयू नेता नीतीश कुमार के साथ तालमेल का शिगुफा छोड़ा और उनसे राज्यसभा की सीट मांगी, पर उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद अजित सिंह ने गुजरात के एक नेता के जरिए अमित शाह से संपर्क किया और उनसे राज्यसभा की सीट मांगी, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने मुलायम सिंह से राज्यसभा में भेजने का
अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। जाहिर है किसी को अजित सिंह के ऊपर भरोसा नहीं है। वे इतनी बार पार्टी और गठबंधन बदल चुके हैं कि सब संदेह कर रहे हैं। उन्होंने जिस नेता से राज्यसभा की सीट मांगी, उसने उनसे कहा कि अपनी पार्टी का विलय करें। कोई तालमेल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तालमेल करके राज्यसभा की सीट दी तो सांसद बनते ही वे सीधे सरकार के पाले में जाकर गिरेंगे। इसलिए सपा ने उनसे कहा कि वे अपनी पार्टी का विलय कर दें। जदयू ने भी उनसे विलय करने के लिए कहा था और भाजपा ने भी अजित सिंह से कहा था कि वे अपनी पार्टी का विलय कर दें। उसके बाद पार्टी विचार करेगी कि उन्हें क्या देना है। पर अजित सिंह अपनी पार्टी की पहचान भी खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में हुए हत्याकांड में एक विशेष अदालत ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने 36 आरोपियों को बरी कर दिया। दोषियों को सजा का ऐलान 6 जून को होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता विपिन पटेल को बरी कर दिया गया है, जबकि अतुल वैद्य को दोषी करार दिया गया है। SIT के वकील RC कोडेकर ने कहा है कि वे दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगेंगे। गौरतलब है कि 28 फरवरी 2002 को एक भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी में हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। पिछले 14 साल से मुकदमा लड़ रही एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने 36 आरोपियों को बरी करने पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। उनकी बहू दुराइया जाफरी ने भी 36 आरोपियों की रिहाई पर सवाल उठाए हैं और वकीलों से बात करके वकीलों को चुनौती देंगी। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ खड़से की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से बातचीत के बाद अब वे जमीन की खरीद के घोटाले में फंसे हैं। जमीन का एक प्लॉट खरीदने में गलत स्टैम्प ड्यूटी चुकाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत पर भरा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस विवाद को लेकर भाजपा के नेताओं और सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी खड़से पर निशाना साधा है। भाजपा के सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ने खड़से के मामले में पार्टी आलाकमान से जल्दी फैसला करने को कहा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि जांच होने तक खड़से को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके इस्तीफे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। करीब 4.5 दशक पहले कांग्रेस की ओर से दिए गए गरीबी हटाओ के नारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मजाक उड़ाया है। उन्होंने ओडिशा के बालेश्वर में पार्टी की ओर से आयोजित एक बड़ी रैली में कहा कि जिन्होंने ये नारा दिया हो सकता है कि उनकी मंशा सही रही हो, लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर ओडिशा के इस तटीय कस्बे में मोदी ने कहा कि 60 साल से गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे हैं, लेकिन गरीबी हटी नहीं है, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अमीरों के लिए नहीं होती है, बल्कि गरीबों के लिए होती है और उसे गरीबी से लड़ने की दिशा में ही काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि देश का कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रहे। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर पूर्वी क्षेत्र किस तरह से पिछड़ा रह गया। उन्होंने दावा किया देश के लोग उनकी सरकार को किसी भी सेलिब्रिटी से ज्यादा प्यार करते हैं। कांग्रेस की एक और पुरानी सहयोगी पार्टी ने उसके संगठन से जुड़े आंतरिक मामले में पार्टी को नसीहत दी है। पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता तारिक अनवर ने कहा था कि सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कांग्रेस को नसीहत देते हुए लिखा कि राहुल को अध्यक्ष बनाने की खबरें वे बरसों से पढ़ते आ रही हैं। अब कांग्रेस को ऐसी खबरें प्लांट कराने की बजाय राहुल का प्रमोशन कर देना चाहिए। हथियारों के जैसे सौदागर संजय भंडारी के साथ संबंध और लंदन में बेनामी मकान के विवाद में रॉबर्ट वाड्रा फंसे हैं। उसी विवाद में एनडीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक गजपति राजू के ओएसडी भी फंस गए हैं। टीडीपी के नेता अशोक गजपति राजू नागरिक विमानन मंत्री हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि राजू के ओएसडी अप्पा राव लगातार संजय भंडारी के संपर्क में थे। एजेंसियों का दावा है कि अप्पा राव ने 1 साल में भंडारी को 355 कॉल किए। हालांकि राव ने कहा है कि उनके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ पेशेवर हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अप्पा राव ने ये भी बताया है कि संजय भंडारी ने पिछले 1 साल में मंत्री से भी 3-4 बार मुलाकात की थी। इससे पहले एजेंसियों के हवाले से खबर आई थी कि भंडारी ने 2009 में लंदन में 19 करोड़ रुपए का एक बेनामी मकान वाड्रा के लिए खरीदा था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष के जश्न में आगे के रोड मैप की कई बातें झलकी। गरीब और आम आदमी को सीधे लाभ के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने पर फोकस होगा। मैसेज है कि देश बदल रहा है, तो जाहिर है इसका एहसास कराने वाली बातों पर ही आगे फोकस होगा। इसी में राजकाज की आगे की दिशा साफ है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का फोकस अब किधर होगा और तीसरे साल में उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, यह लाख-टके का सवाल है। इसे समझने के लिए 2 साल के कामकाज पर नजर डालनी होगी और साथ ही इसका जैसा प्रचार हुआ है उसके पीछे की मंशा को समझना होगा। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि इस साल राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनावों के बाद उच्च सदन की क्या तस्वीर बनती है और 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का क्षत्रपों की राजनीति पर क्या असर होता है, यानी प्रदेशों में जीती और हारी हुई पार्टियां दिल्ली में कैसी राजनीति करती हैं। इन सब बातों के आधार पर अंदाजा लगेगा कि तीसरे साल की प्राथमिकता क्या होगी। 5 साल के लिए चुनी गई हर सरकार के लिए तीसरा साल सबसे अहम होता है। इसमें पहले 2 साल में किए गए कामों का नतीजा दिखने लगता है और 2 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारियां भी झलकने लगती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी सरकार भी तीसरे साल में ऐसे फैसले करेगी जिसका असर तत्काल हो। चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार बड़े आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जापान की अपनी यात्रा के दौरान इसका संकेत दिया। जेटली ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास हो जाएगा और उसके बाद आर्थिक सुधार के दूसरे विधेयकों को पास कराने का रास्ता आसान हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इस साल जीएसटी पास होगा। इससे जाहिर होता है कि सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता जीएसटी बिल को पास कराने की है। इस प्राथमिकता में आगे के कई सूत्र छिपे हैं। अगर सरकार कांग्रेस के विरोध के बावजूद या उसकी सहमति से जीएसटी पास करा लेती है तो राज्यसभा का गतिरोध पूरे कार्यकाल के लिए खत्म हो सकता है। इस साल के 2 वार्षिक चुनावों के बाद वैसे भी भाजपा और कांग्रेस संख्या के लिहाज से बराबरी पर आ जाएंगे। हालांकि यूपीए को फिर भी बढ़त होगी और एनडीए बहुमत से दूर होगा, लेकिन कई प्रादेशिक क्षत्रप सरकार का साथ दे सकते हैं। इससे सरकार की राह आसान हो जाएगी। अभी सरकार के विधायी कामकाज राज्यसभा में जाकर अटक जाते हैं। 5 राज्यों में हाल में हुए चुनावों के नतीजों से भी लग रहा है कि विपक्ष के साथ सरकार का टकराव कम होगा, क्योंकि इन नतीजों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और ममता बनर्जी, जयललिता आदि का रुख सरकार के साथ सहयोग का है। सरकार के तीसरे साल में सबसे अहम राजनीतिक परिघटना उत्तर प्रदेश का चुनाव है। सो यह तय है कि तीसरे साल के बजट में कुछ लोक लुभावन घोषणाएं रहेंगी। सरकार भी राजनीति को साधने वाले फैसले करेगी। फिर भी आर्थिकी पर सरकार का जोर रहने की संभावना है। आखिर पिछले वित्त वर्ष में जो मोदी सरकार का पहला पूर्ण वित्त वर्ष था, उसमें विकास की दर 5 साल में सबसे ऊंची रही। विनिर्माण और कृषि दोनों क्षेत्रों में विकास दर अच्छी रही। सरकार की कोशिश इस विकास दर को बनाए रखने की होगी, जो ठोस वित्तीय व मौद्रिक नीतियों पर निर्भर करेगा। इस लिहाज से यह देखना भी दिलचस्प होगा कि रघुराम राजन का क्या होता है। तीसरा पहलू सामाजिक विकास की योजनाओं का है, जिस पर निश्चित रूप से सरकार का फोकस रहेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार की आगे की दिशा पर चर्चा करेंगे। गवर्नेंस और राजनीति तभी साथ साथ कायदे से चल सकती है जब सरकार और संगठन की लीडरशिप में कंफ्यूजन नहीं हो। उस नाते भाजपा बाकी पार्टियों के मुकाबले आज बेहतर स्थिति में है। सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष और विरोधी पार्टियों की लीडरशिप व रोड मैप के ज्यादा संकट है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल के बाद उत्सव और सब कुछ हो जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस किधर होगा, क्या प्राथमिकताएं होगी, क्या एजेंडा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी एजेंडा अभी है, 2 साल हो चुका है, अभी जो स्कीम शुरू किए थे 2 साल चल रहा है, अभी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हर राज्य में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और उसको फास्ट कंप्लीशन खत्म करना हर स्कीम को, ये एक तरफ मतलब जरूर ये रहेगा। लेकिन ये राजकारण के साथ साथ देखना पड़ेगा कि राजनीति में यूपी चुनाव में भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी के लिए नॉन बेस एरिया था, क्योंकि वहां बीजेपी का कोई था। लेकिन हिंदी हार्टलैंड और खासकर यूपी, यहाँ अभी बीजेपी का सबसे बड़ी चैलेंज होगा। तो यूपी के चैलेंज के कारण उत्तर प्रदेश की जो रणनीति वो बनाना है और वो भी प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष जी मिलके बनाएंगे। और उसके साथ साथ यूपी का भी डेवलपमेंट का मुद्दा है। जैसे देखिए सूखा में और यूपी में जो डेवलपमेंट की स्कीम है, जहां सेंटर का क्या रोल है,
अखिलेश सिंह यादव ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं कि सेंटर ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। आप उनको मदद करना चाह रहे हैं तो वो मदद नहीं रहे हैं। मतलब वो एक स्टोरी हुआ था ना कि पानी के लिए आप दे रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी स्टेट में ये प्रोजेक्शन देना है कि सरकार उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और राजनीति के तौर पे जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो भी यूपी में बहुत मतलब रेलेवेंट इशू है। इस सब के लिए क्या आपको लगता है 2 साल बाद कुछ री इन्वेंट अपने आप को सरकार को करें, संगठन को करें, ये प्राथमिकता का ये मामला कितना गंभीर बनेगा या कैसा जाएगा? बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के छवि आप लोकसभा चुनाव से उसके पहले से नरेंद्र मोदी के छवि दिखा के आप सरकार में आए हैं, अभी भी चल रहा है, और जितने सर्वे हो रहा है उसमें भी दिखा रहा है कि अभी भी फैक्टर है। लेकिन आपकी जो टीम है उस टीम में एक कैबिनेट रिसफल और अभी ऑर्गेनाइजेशनल एक साथ ही होगा, कुछ स्टेट में भी होगा, तो उसमें एक नई टीम का छवि जरूर आपको प्रोजेक्शन करना है। और दूसरी तरफ एक तो सरकार के जो छवि के बारे में बोल रहा हूं, दूसरी तरफ है कि जितने मिनिस्टर्स और जितने पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट्रियंस, उनके जो प्रोएक्टिव रोल, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो जाएगा जुलाई में, तो उसमें प्रतिपक्ष जो है उसका जो रुख होगा वो आप ये मान के चलिए कि वो बहुत एग्रेसिव वो भी होने की कोशिश करेंगे। नहीं, तो वही मेरा कहना है कि जो 2 साल पिछड़े हुए हैं उसमें जो डर रहा था राजनीति का, टकराव का, तो आप परस्पर सहयोग का नहीं, बिल्कुल तरह से वो वही सिलसिला आगे बढ़ेगा या इसमें कुछ चेंज होके कुछ रीति नीति बदलेगी? देखिए, कॉन्फ्रंटेशन जो है वो पार्लियामेंट तक आएगा, क्योंकि कांग्रेस भी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी भी जो इशू उठाया गांधी परिवार के बारे में और जो अगस्ता इशू है, वो अगस्ता इशू का पार्टी का भी सैंक्शन है। ऐसे नहीं है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी का पर्सनल एजेंडा है, वो प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जी का समर्थन लेके कर रहे हैं। तो वो जो इशू है वो कांग्रेस को और वीकेंड कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस स्थिति में जो सबसे बड़ी प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे कांग्रेस को बुरी हालत है। तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि कांग्रेस की ये हालत है। मुझे लगता है पार्लियामेंट में भी एग्रेसिवनेस थोड़ा बढ़ेगा, बीजेपी को भी काउंटर एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एक पैकेज होगा। नहीं, लेकिन इसमें देखिए कांग्रेस उतना बड़ा फैक्टर नहीं, आगे के चुनाव में घमासान में देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां, छत्रप, इनसे ही को भाजपा को और प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को जूझना है। उस नाते रीति नीति में देखिए ममता बनर्जी, जयललिता या तमाम जितने दूसरे छत्रप है, उनसे कैसे हैंडल कर, ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। नहीं, उसमें बीजेपी का स्ट्रेटेजी है कि हर क्षेत्रीय दल के साथ झगड़ा करना नहीं है, आप उसमें भी एक डिवाइड एंड रूल करना है। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी चुनाव जीत गए हैं, अभी भाजपा का पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं है, तो जो 200 सीट मिल गए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हम बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास कराने में उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, मदद करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता एक संकेत दिए हैं। तो बीजेपी को अभी मुलायम सिंह यादव के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव में या मायावती के साथ जो लड़ाई है, क्योंकि मैं मुलायम बोल रहा हूं क्योंकि अखिलेश अभी पावर में है, मायावती से पोटेंशियल फोर्स, तो मायावती मुलायम के जो ध्रुवीकरण वहां है वो राजनीति के साथ जितना टक्कर होगा, इवन वो नीतीश कुमार के साथ भी नरेंद्र मोदी का आज नहीं है जितना अभी मुलायम और मायावती के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय दल का मतलब हर क्षेत्रीय दल के साथ लड़ाई करना है, ये भी नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मुलायम और मायावती के साथ लड़ाई लड़ना है। लेकिन आपकी बातों से भी और पूरा फोकस जो है उससे ये लगता है कि अगला साल जो तीसरा साल ये है, इसमें राजनीति ही, क्योंकि यूपी के कारण राजनीति ही ज्यादा हावी होगी, गवर्नेंस और राजकाज कम होगा। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों का ब्लेंडिंग समानांतर बराबर। असम के चुनाव में बहुत लोग मुझे पूछे थे कि यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति हुआ है, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो विकास 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 ये जो मुद्दा और ये जो नारा लगाया था वो भी असम में जाके सबसे पहले तो, और वहां भी कछार से गुवाहाटी का जो सड़क जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था अभी खत्म हो रहा है। तो ये सब इश्यूज भी है, तो हम लोग को वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन गांव में जहां वोटर जाते हैं ना, तो कुल मिला के ये मल्टीपल फैक्टर्स होता है। अभी यूपी के पहले राजनीति भी होगा, लेकिन गवर्नेंस का इशू भी यूपी तक पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों को मिलजुल करके समानांतर काम चलेगा। जी।
जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।